हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा हुआ था क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमको इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। देखो, इसके कंपोनेंट्स होते हैं, आराम से देखते जाओ, कोई भी समझने में इशू नहीं हो। ओके, फर्स्ट टॉपिक है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद फर्म। ओके, फर्स्ट टॉपिक क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड टॉपिक है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ओके, थर्ड टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ client relationship and specific engagement। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन resources, then after engagement, performance and then लास्ट में मॉनिटरिंग। क्या है लास्ट में टॉपिक? मॉनिटरिंग। ठीक है, ये हम लोग का 6 एलिमेंट है। ओके, ये 6 एलिमेंट्स को हम लोग क्या करें, पॉइंट वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, सबसे पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला पॉइंट क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही टॉपिक है ना। ओके, यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो, लीडर कौन होगा। यानी कि तुम ए लिमिटेड में काम करने के लिए जा रहे हो और अमन जो है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, उनके सीए, और ये ए लिमिटेड में काम करने के लिए जा रहा होगा। ठीक, तो ये जो अमन है, ये जो काम कर रहा होगा उस ए लिमिटेड में, तो ये अपने आर्टिकल के साथ जा रहा होगा या खुद अकेले भी जा रहा होगा? आर्टिकल के साथ जा रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा होगा अमन, ये खुद से सारा काम को रिव्यू तो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये उसके लिए क्या कर रहा होगा, आर्टिकल जो भी उसका होगा उसको ए लिमिटेड में भेज दिया जा रहा होगा। ठीक है, ये अपने काम को क्या कर रहा होगा, ये अपने काम को डेलीगेट कर दे रहा होगा अपने आर्टिकल को, और आर्टिकल क्या कर रहा होगा, उसके काम को क्या करवा रहा होगा, कंडक्ट करवा रहा होगा ए लिमिटेड। एंड इन द लास्ट क्या करेगा अमन, जो सीए है, वो क्या करेगा, ए लिमिटेड में जो भी काम हुए हैं और आर्टिकल ने जो भी काम किया है, ठीक है, वो काम को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। तो अमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आर्टिकल के द्वारा जो भी काम किए गए हैं वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, ये मान के चला जाए कि अमन ने वो सारा काम किया है। ठीक है, अमन के ऊपर इस सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो उसी टॉपिक का नाम लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब इस लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर पढ़ने के लिए हम लोग चलते हैं। ये डिफाइन करता है ऐसे
220। ऐसे 220 क्या मेंशन करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग। क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग किस चीज़ में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर कौन हुआ? एंगेजमेंट पार्टनर मान लो कि यहाँ पे हो गया अमन, ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेगा ना। आर्टिकल के द्वारा काम किया गया है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेगा? अमन लेगा। शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी overall quality on each audit engagement। ओके, क्लियर है यहाँ तक? टू विच पार्टनर इज क्लियर? यहाँ इस पर कोई इशू? यहाँ पे क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस सारे काम का, कि क्वालिटी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया, ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, अब ऑडिट में इम्पोर्टेंस के बारे में रिगार्डिंग ऑडिट में एक और पॉइंट आता है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही एक टॉपिक दिया जा सकता है, द इम्पोर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ। क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है ऑडिट में क्वालिटी मेंटेन रखना? ठीक है, इसमें ये कैसे क्वालिटी मेंटेन किया जा सकता है? कैसे? देखो, वो ये देखे सबसे पहले कि जो भी कंपनी के अंदर काम हो रहे हैं वो एज पर ऐसे स्टैंडर्ड ऑडिट के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, परफॉर्मिंग वर्क, ठीक है, डेट कंपाइल्स एज पर ऐसे एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि वो सारा रूल्स यानी कि जो सारा कंप्लायंस फुलफिल कर रहा है किस चीज़ के रिगार्डिंग, वो सारा कंप्लाइंग कर रहा है किस चीज़ के रिगार्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग विद दी फॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। देखो, फॉर्म के अंदर हमेशा ये चेक करेगा ऑडिटर कि क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग जो भी रूल्स जो भी पॉलिसी लगाए गए कि नहीं लगाए वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दो बातें सामने आई, एक सबसे पहले ये देखना है कि ऐसे को कंपाइल किया गया है कि नहीं किया गया, और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी पे जो भी कंपनी एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लग रहे हैं उसको फुलफिल किया गया है कि नहीं किया गया। सेकेंड, आप हम लोग ये देखेंगे कि जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग कोई भी छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, यानी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को फुलफिल किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें ये आएगा कि ऑडिटर्स के द्वारा जो भी रिपोर्ट इशू किए गए हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट जो भी इशू किए गए हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू किया गया ना क्या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, तो वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, इशू एज पर सर्कमस्टांस, एप्रोप्रिएट
है या नहीं है अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है? बढ़िया। एंड इन द लास्ट सीए अमन जो था, सीए अमन जो था उसने अपना आर्टिकल को भेजा हुआ काम के लिए, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल जो भी काम को क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, उसके अंदर कोई भी डर नहीं होनी चाहिए क्वेरी अराइज करने के रिगार्डिंग, ठीक है। वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि ये चीज़ कहाँ से आया। ओके, इसमें कोई भी क्या बोलते हैं रिव्यू करने के बाद उसको कोई भी डर नहीं होगी, हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा कुछ भी उसके अंदर में डर नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो टॉपिक का नाम है द engagement team's ability to raise concern without fear of refractions. Okay, नेक्स्ट इसी का बी पॉइंट भी कह सकते हैं कि क्वालिटी इज एसेंशियल होता है। क्वालिटी क्या होता है? एसेंशियल होता है फॉर परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। क्वालिटी क्या होता है? एसेंशियल होता है फॉर परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट। यानी कि कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो कहीं पे भी, तो उस चीज़ में क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी काम कंडक्ट करने के लिए, ऑडिट कंडक्ट होने के लिए वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। ओके, एक यहाँ पे ये टॉपिक आएगी कि इंगेजमेंट पार्टनर कहते किसको है। ओके, पॉइंट जस्ट एज अ इंगेजमेंट पार्टनर के बारे में। ओके, यहाँ तक कोई भी इशू हो, ठीक है, इस पॉइंट में कोई भी कहीं पे भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा और भी अच्छी तरीके से। ओके, और इसका चार्ट जो भी होगा आंसर का वो आपको PDF में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उसी लिंक में। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंगेजमेंट पार्टनर किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना इंगेजमेंट पार्टनर, यहाँ पे जो अमन को लिए हुए थे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसी पॉइंट को डिफिनेशन में लिया गया है कि इंगेजमेंट पार्टनर किसे कहते हैं। देखो, इंगेजमेंट पार्टनर का मतलब क्या होता है, मीनिंग दिया हुआ है। इंगेजमेंट पार्टनर रेफर्स टू दी पार्टनर और अदर पर्सन, या तो वो पार्टनर हो सकता है या अदर पर्सन हो सकता है, ठीक है। किस चीज़ में? फॉर्म में, इन द फॉर्म हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट काम परफॉर्म करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया था? चार्टर्ड अकाउंटेंट अमन को, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अमन होगा, ठीक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट engagement and its performance and for the auditor report that is issued on behalf of firm। कहने का मतलब देखो, ये ABC पार्टनरशिप फॉर्म है। चार्टर्ड अकाउंट का क्या है? ये पार्टनरशिप फॉर्म है,
ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, यदि बी को एज ए सीए अपॉइंट किया गया है तो पार्टनरशिप फॉर्म कौन है, ए, परंतु इस सारे फॉर्म के बिहाफ में कौन रिपोर्ट इशू कर रहा है, बी, तो उसको भी हम क्या मान लेते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, बिहाफ ऑफ फॉर्म। ठीक है, एंड हु वेयर रिक्वायर्ड हैज appropriate authority from a professional, legal और रेगुलेटरी। क्लियर है। बॉडी देखो एंगेजमेंट पार्टनर उस इंसान को कहते हैं, रेफर्स टू द पार्टनरशिप फॉर्म और अदर पर्सन इन द फॉर्म। यदि पार्टनर को या पार्टनर में उस इंसान को कहते हैं जो कि काम करने के लिए क्या होता है, और एंगेजमेंट के वर्क को करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड फॉर द ऑडिटेड रिपोर्ट दैट इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म। ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्म कौन इशू कर रहा था, बी लिमिटेड बी इशू कर रहा था ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा एंगेजमेंट पार्टनर। एंड हु वेयर रिक्वायर्ड हैज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एंड जिसके पास क्या होता हो, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होना चाहिए फ्रॉम अ प्रोफेशनल रूप से, लीगली रूप से, रेगुलेटरी बॉडी के अकॉर्डिंग। क्लियर है पॉइंट। तो ये यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस उतना नहीं है, तो एक बार आप समझ जाओ कि कौन एंगेजमेंट पार्टनर होता है, बस उतना ही। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इथिकल रिक्वायरमेंट। ओके, क्या टॉपिक है, इथिकल रिक्वायरमेंट। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में यानी एलिमेंट्स में ही हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इथिकल रिक्वायरमेंट। ओके, अब जैसे ही हम लोग इथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें 2-3 बातें को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग उतना ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा हुआ था, कोड ऑफ एथिक्स पढ़े हुए थे ना, इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिविटी के रिगार्डिंग एंड इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, ये पढ़े हुए थे हम लोग। इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग कोड ऑफ एथिक्स, ऑब्जेक्टिविटी के रिगार्डिंग और इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग, ये हम लोग क्या था, कोड ऑफ एथिक्स था। यही कोड ऑफ एथिक्स हम लोग पढ़ रहे थे ना। अब देखो, अब इथिकल रिक्वायरमेंट ऑडिटर क्या होना चाहिए, ऑडिटर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो चीज़ को मैं दूँगा। तो पहला पॉइंट आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होना चाहिए ना, एक ऑडिटर जो भी होते हैं, ऑडिटर जो रहते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। एंड ऑडिटर टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी बेईमान बंदा जाके कोई भी काम में ऐसा कोई भी बेईमानी कर ले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी ऑडिटर होना चाहिए वो अपने माइंड में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो ऑनेस्ट रहेगा, बेईमान उमान नहीं, डिसऑनेस्ट नहीं रहेगा। ओके, ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल। ओके, एंड बिजनेस रिलेशनशिप। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू। ठीक है, एक ऑडिटर क्या होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑनेस्ट होना चाहिए उस सारे प्रोफेशनल वर्क में और सारे बिजनेस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड ऑनेस्टी होना चाहिए इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप में। ठीक है, वो जो भी वर्क कर रहा है, ठीक है,
जो भी वर्क कर रहा है उसके पीछे क्या होना चाहिए, उसका डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए, उसके पीछे उसका ऑनेस्टी होना चाहिए, वो डील करेगा ट्रूथफुलनेस के रिगार्डिंग। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि ये जो अमन जो था, अमन क्या था यहाँ पे, अमन यहाँ पे क्या था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था। ठीक है, तो अमन जो भी डिसीजन लेने के लिए जाएगा, अमन क्या लेने के लिए जाएगा, जो भी डिसीजन लेने के लिए जाएगा, ठीक है, वो डिसीजन नॉट अफेक्टेड होना चाहिए, नॉट अफेक्टेड या नॉट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और नॉट इन्फ्लुएंस बाय थर्ड पार्टी। ओके, यानी कि अमन अपने इंडिपेंडेंस रूप से, यानी स्वतंत्र रूप से क्या होना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, वो डिसीजन क्या होना चाहिए, अफेक्टेड या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग। और जो चार्टर्ड अकाउंट में कोई भी डिसीजन लेगा तो क्या होना चाहिए, नॉट बी बाइज्ड होना चाहिए। ओके, नॉट बी बाइज होना चाहिए। ओके, यानी कि ये नहीं कि इसके फेवर में आंसर क्या बोलते, इसके फेवर में हम क्या बोलते हैं रिपोर्ट इशू करते, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बाइज नहीं हो सकता। ओके, ये ऑब्जेक्टिविटी क्लियर। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ओके, इसके बाद एक चीज़ और, इसका पॉइंट होगा कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड लास्ट टॉपिक इसका होगा प्रोफेशनल बिहेवियर। इसका सिंपल मीनिंग आप लोग समझते जाओ, कैसे कैसे क्या क्या होगा। हम लोग अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर। ठीक है, एक नॉलेज कोई भी इंसान है, ठीक है, सीए अमन, ठीक है, सीए अमन, ठीक है, यदि कोई ए लिमिटेड का काम ले रहा है, यदि वो कोई ए लिमिटेड का काम ले रहा है, ठीक है, तो वो उसको ए लिमिटेड का जो भी काम ले रहा है, ठीक है, उस काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हम इस काम को ऐसे ऐसे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए लिमिटेड जो भी अमन जो कि ए लिमिटेड का काम ले रहा है, ठीक है, उसको ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए लिमिटेड का काम ले रहा है परंतु उस काम को कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा उसका नॉलेज ही नहीं हो। ठीक है, इस कारण से नॉलेज होना, कॉम्पिटेंट होना किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। ओके, तो वही है इसका मीनिंग है। सिंपल सा मीनिंग कि कोई भी इंसान जब भी काम लेने के लिए जाएगा सामने वाला इंसान का, तो ये नहीं कि आपको वो काम नहीं भी आता तो फिर भी वो काम ले ले। ठीक है, इसलिए आपको उस काम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी का हेडिंग है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ओके, तो ऑडिटर क्या करता है, इसका हेडिंग है ऑडिटर्स क्या करते हैं, ऑडिटर अटेंड and maintains professional knowledge, professional knowledge and skill at the level required to render competent
competent professional service based on current technical and प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। क्लियर है? अब ये देखो, यानी कि उसके पास क्या होना, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, जिस लेवल पे उसको सर्विस देना उस लेवल का उसके पास क्या होना, नॉलेज होना चाहिए और स्किल होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फिडेंशियलिटी। ये मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। ओके, यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या सीए अमल, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो भी ऑप्ट कर रहे हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन ऑप्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, क्या वो थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज कर सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो थर्ड पर्सन को क्या करेंगे, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करते हुए चलेगा कि जो इंसान ए लिमिटेड का यदि वो वर्क कर रहा है तो वो ए लिमिटेड का इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को, यानी कि कोई भी बी लिमिटेड सी लिमिटेड को क्या करेगा, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। यदि ऐसा वो करता है तो उसका क्या हो सकता है ना, कि उसका डिग्री भी छीना जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए चलेगा कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करने से पहले। क्लियर है? अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोफेशनल बिहेवियर। देखो, जो भी सीए है, अमन है, उसको बहुत सारे इंसान के साथ कम्युनिकेट करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो उसके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो हर इंसान के साथ अच्छे तरीके से बात बर्ताव कर सके। तो उसके पास ऐसा बिहेव होना चाहिए कि वो सारा, उसको जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो वो सामने वाले इंसान से वो इन्फॉर्मेशन क्या कर सके, ऑप्ट कर सके। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये कहा गया है कि इट रिक्वायर्स, उसी टॉपिक का नाम है प्रोफेशनल बिहेवियर। इट रिक्वायर्स एंड auditor to comply with relevant laws and regulation and avoid any conduct that he knows or should know might discredit the profession, discredit the प्रोफेशन। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस।